देखिए अंकगणित की आधारभूत में वास्तविक संख्या में मिसाल हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था 1 2 3 4 5 जो 1 से शुरू होती है संख्याएं वो कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। फिर उसके बाद 0 से शुरू होती है 0 1 2 3 वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। फिर माइनस वाली भी आ जाए तो वो पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में भी कुछ संख्याएं होती हैं 1.5 1.2 1.3, जैसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 बटे 3 5 बटे 8 7 बटे 8, इसमें बटे होता है, एक अंश होता है और एक हर होता है। ऐसी संख्याएं कहलाती है परिमेय संख्या। उसके अलावा भी संख्याएं होती हैं जो परिमेय के बीच में होती हैं, वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। ये सब कक्षा 9 का ज्ञान था। अब हम कक्षा 10 में पहुंच जा रहे हैं। कक्षा 10 में पहुंचने के बाद पहुंच जाते हैं सीधे कक्षा नंबर 5। कक्षा 5 में आपने पढ़ा था कि अगर 64 आपको दिया है तो इस 64 के करने हैं आपको गुणनखंड। ठीक, उससे पहले आपको दो चीजें सीखनी है। एक है अभाज्य संख्याएं और दूसरी है भाज्य संख्या। ये सब संख्याएं आपकी मोस्टली प्राकृत संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5। निगेटिव संख्याओं पर इसमें काम नहीं हो रहा है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? नाम से पता लगा, अभाज्य, जो भाज्य नहीं है। किससे भाज्य नहीं है? किसी से, यानी या तो वो खुद से कटती है या एक से कटती है। एक पे बात करेंगे नहीं। एक जो है वो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य, उसे गिनते ही नहीं। समझ में आ गई बात? शुरू कहां से होती है कहानी? 2 से। तो 2 या तो 2 से कटती है या किसी और से नहीं कटती है ना। 1 से सभी कट जाती है। तो पहली अभाज्य संख्या हो गई 3 खुद से कटती है और किसी से नहीं कटती, ये भी अभाज्य। 4 उससे भी कटती है 2 से भी कटती है, तो इसलिए ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या अभाज्य। 5 6 7 8 9 अभाज्य भाज्य भाज्य, क्योंकि 3 से भी कटती है ना। 10 11 समझ में आ गई बात? ऐसे ही आप 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है इनकी लिस्ट आपकी कॉपी में बनी होनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए। हम आपसे पूछे 1 से 100 तक बताओ अभाज्य, तो जैसे 1 2 3 4 5 गिनती बताते हो, ऐसे ही अभाज्य संख्या बताना शुरू करो। 2 3 5 7 है ना, 11 13, बहुत जल्दी जल्दी। अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम। और भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट। अब बताओ दुनिया का पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। और सबसे पहला प्राइम नंबर? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर? 2। सबसे छोटा विषम भाज्य नंबर? विषम भाज्य, विषम भाज्य, समभाज्य, विषम भाज्य 3। पहली बात तो 3 तो भाज्य ही नहीं। 3 कैसा है? तो कौन है पहला 3 विषम भाज्य? 9। शब्दों पर ध्यान, बात समझ आ गई? अब जब हम किसी संख्या के गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड 2 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम बात करें 16 का गुणनखंड 2 भी है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 16 से भी कटता है। ठीक है, तो किसी बच्चे से पूछा जाए तो वो अलग अलग बताए। लेकिन अगर हम ये कहें कि 16 के केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड बताओ, यानी प्राइम फैक्टर्स, तो 16 के अभाज्य गुणनखंड कौन है? ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 16 से हम पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं? 16 को पूरा पूरा जिस संख्या से विभाजित कर 2। कैसी है ये? अभाज्य। अभाज्य में सबका आंसर एक सा आया। हम कहें 20 को भाग करने वाली भाज्य संख्या बताओ, तुम बताओगे 2, तुम कहोगे 4, तुम कहोगे 5, तुम कहोगे 20, तुम कहोगे 10। हम तुमसे पूछोगे 20 को भाग करने वाली केवल अभाज्य संख्या बताओ कौन कौन सी? 2 5 2 ही मिलेगी। नहीं बात सुन, तो हम देख रहे हैं कि भाज्य में हमारे आंसर अलग अलग आ रहे हैं गुणनखंड अगर पूछते हैं, लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड पूछ रहे हैं तो आप सबके आंसर एक से आए। यही बात पकड़ ली किसने? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिन्हें गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या बात पकड़ी इन्होंने? इन्होंने कहा भाई किसी भी संख्या के हम भाज्य गुणनखंड क्यों करें, हम हमेशा कैसे गुणनखंड करेंगे? करके देखते हैं। जैसे मान लो 20 है, सबसे पहले किसी भी संख्या को जब हम गुणनखंड करते, जैसे अभाज्य संख्या पकड़ो और अभाज्य संख्या को भाग करो, भागफल यहाँ निकालो। ठीक है, फिर
फिर किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, फिर किससे कट रहा है? तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 20 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 5। यानी इसको अब 20 के अभाज्य गुणनखंड लिखने की जगह सीधे 20 बराबर कितना हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 5, यानी 2 to the power 2 multiply 5। कोई दिक्कत? दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 20। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही मान लो हम आपसे कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो 48 इसके प्राइम फैक्टर्स बताओ, थोड़ा अंग्रेजी में बात कर लें, ठीक है? प्राइम फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 48। फाइंड मतलब पता करो, प्राइम मतलब अभाज्य, फैक्टर मतलब गुणनखंड। इसके 48 करो पता। सबसे पहले किससे करेंगे? 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, जब तक 2 से होगा तब तक 2 से करें, फिर 3। 48 के कितने आ गए? 2 2 1 2 3 4, 2 to the power 4 मल्टीप्लाई। अच्छा, अगर मैं इसे 3 मल्टीप्लाई 2 to the power 4 लिख दूं, या इसे 5 मल्टीप्लाई 2 to the power 2 लिख दूं, कोई दिक्कत हो जाएगी? इसका मतलब अच्छा सारे बच्चे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सबके एक निकल जाएंगे। लेकिन अगर भाज्य निकालेंगे तो अलग अलग आ सकते हैं। कोई कहेगा 4 5 का 20, कोई कहेगा 10 2 का 20, कोई कहेगा 21 का 20। आप देख रहे हैं जब हम भाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो सबके अलग अलग आ रहे हैं। ये अलग बात है, मन भाज्य नहीं छोड़ दो, ठीक। लेकिन जब हम अभाज्य निकाल रहे हैं तो सबके आंसर एक से आ रहे हैं। ये एक विशेष बात हो गई। किसने पकड़ी? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने और रमन। इसी बात को उन्होंने कह दिया क्या? अंकगणित की आधारभूत फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या नाम रखा है इन्होंने? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अंग्रेजी में हाथ थोड़ा जायज सकता है हमारा, ठीक है? तो घसीट ज्यादा हो जाती है, हिंदी में आपको आराम से, ठीक है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या कैसी को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी दुनिया की ऐसी कोई भाज्य संख्या है ही नहीं जिसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ना लिखें। जब किसी को पता लग जाए तो हमें बता देना। अभी तक नहीं है दुनिया के अंदर कोई ऐसी भाज्य संख्या जिसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं लिखा। बैठो फटाफट बैठो, जल्दी बैठो, अरे बैठ तो जाओ। हाँ, क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? चाहे कोई भी लिख दो, 5 लिख दो, 12 लिख दो, 120 लिख दो। या तो वो खुद से कटेगी या किसी और से नहीं कटेगी, वो तो अभाज्य हो गई। और भाज्य की परिभाषा ये है कि जो संख्या या तो खुद से कटे और किसी और से कट जाए। इसका मतलब उसके गुणनखंड संभव है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरी बात क्या है? तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम में बिना क्रम के बिना कैसे होते हैं? तो ये क्रम के बिना जो लाइन है इसका मतलब है कि इनको चाहे इधर लिख दो चाहे गुणा करके आगे बढ़ा। इसे 2 गुणा 5 लिखो, 5 गुणा 2 लिखो, इसे ऐसे भी लिख दो 2 गुणा 5 गुणा 2, इसे ऐसे भी लिख दो 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2। यानी आप गुणनखंडों के क्रम भी अगर बदलोगे तो उसके क्रम बदलने से उसके गुणनखंडों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या शब्द लिखा है इसने? क्रम। और आखिरी बात लिखी है उसने क्या? अद्वितीय। अद्वितीय का क्या मतलब होता है? यूनिक। इसका क्या मतलब होता है कि चाहे यहाँ निकालो गुणनखंड, चाहे चांद पर निकालो, चाहे हवाई जहाज पर निकालो, ट्रेन पर निकालो, साइकिल में बैठ के निकालो, चाहे घर की छत पर बैठ के निकालो, वो गुणनखंड आएंगे एक जैसे। इस शब्द का मतलब होता है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब परिवर्तन नहीं होता है, यूनिक होते हैं, एक ही होते हैं, ईश्वर के समान होते हैं। गणित को ईश्वरी कहा जाता है क्योंकि ईश्वर एक है और गणित में उत्तर भी एक ही होता है। एक बात के 2 उत्तर नहीं, अगर है तो वो बात ही नहीं होती, वो कभी विशेष विस्तार से बात है। तो समझ में आ गई बात? एक एक बात समझ में आ गई? फिर पढ़ लो एक बार। प्रत्येक भाज्य संख्या जानते हो? ये लिखिए को अभाज्य संख्याएं कौन सी है? ऊपर वाली, यानी नीचे वाली संख्या को ऊपर वाले संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख के देखो। 4 को लिखो कितना हुआ? 2 गुणा 6 को लिखो कितना हुआ? 2 गुणा 3, 8
8 को लिखो कितना हुआ, है ना। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनफल अभाज्य गुणनफल के आने वाले क्रम के बिना कैसे होते हैं, ये बात समझा। यही है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रक्रिया। अब पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल यही है, गुणनखंड करो, वो भी कौन से वाले, अभाज्य कर दिए, ये अभाज्य गुणनखंड का तरीका। पहला सवाल 64 के करने तो शायद 64 के करने 2 से करो, 2 कर दो दिए। हाँ चलो कोई बात नहीं, कर देते 2 8 2 4 2, और फिर इसे लिख दो 64 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कमरे में क्लियर हो गया। इसमें मुश्किल वाले भी आ सकते हैं, तुमसे कोई 4535 की करो, क्यों तो तुम कैसे करोगे, पहले 2 से देखोगे, फिर 3 से देखोगे, फिर 5 से देखोगे, फिर 7 से, फिर 11 से भी नहीं कट रहा, फिर 13 से, फिर 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, 31 से, फिर 37 से, फिर 41 से, ठीक है 43 से। आप क्रम से चले और सबसे चेक करते हुए चलिए, सबसे भाग करके देखेंगे, यही आपका है। इसको क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया कैसे होने गुणनखंड। चलो अगला क्या लिखा है, HCF। इस ये जो लिखा है HCF गुणा LCF, HCF को हम कहते हैं इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और शॉर्ट में हम उसे कहते हैं महत्तम समापन, ठीक। फिर होता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में इसे हम कहते हैं लघुत्तम समापन, महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती, लासा। तो एक प्रमेय ये दी गई, अगर आपके पास दो संख्याएं A और B हैं, कितनी कैसी संख्या, ये दो संख्याएं 5 12 18 25 35 40 कुछ भी हो सकता, तो अगर इनका आप मासा और लासा दोनों निकाल लें तो इनके मासा और लासा का गुणनफल इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि मासा कैसे निकालते हैं और लासा कैसे निकालते हैं, यही आपका सिलेबस है, ठीक। उसी में बात कर लेते हैं। ये जहाँ तक मुझे लगता है उतार लिया होगा, सभी ने उतार लिया है, डस्टर कहाँ है, नहीं, चलो इधर जगह का प्रयोग करते हैं, कोई बात नहीं, अभी ले आ रहा डस्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन जो सब में हो फैक्टर गुणनखंड, यानी दो संख्याओं में सबसे बड़ा गुणनखंड। जैसे मान लीजिए हम दो संख्या ले लेते हैं 16 और 24, ये दो संख्याएं हमने ली का लासा तथा क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात। एक बड़ा बच्चों वाला मेथड है जो हमने कक्षा 7 में पढ़ा, कक्षा 5 में पढ़ा। पहले हम इनके जितने भी संभावित भाज्य और अभाज्य गुणनखंड हो सकते सब लिखते क्रम से। 16 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, या इन्हें हम कहें यहाँ गुणनखंड 2 4 8 और 16, और 24 के क्या क्या होंगे, 2 से शुरू करो, है ना, फिर 3, फिर 4 5 नहीं है इसका, फिर 6 है, 7 नहीं है, फिर 8 है, 9 10 11 12, उसके बाद नहीं है आगे तक, फिर कौन है लास्ट में, 24। समझ में आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताओ इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 तो है लेकिन छोटा है, किससे, 4 से।
ठीक है, 4 है लेकिन वो कॉमन से छोटा है 8। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है दोनों में? 8 इसमें भी और 8 इसमें भी। ठीक है, तो इसके नाम के हिसाब से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या क्या कहते हैं इसको, मासा। कितना आया निकल? समझ में आया? दो संख्याओं का आपको लासा मासा निकालना है, तो उसके जितने गुणनखंड हो सकते हैं सब लिख दो, पहली संख्या के अपने दूसरे की। उसमें सबसे बड़ा वाला जो गुणनखंड है जो दोनों में होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन दोनों में फैक्टर का मतलब आ जाएगा। इसके बाद 16 के गुणज लिखो। गुणज समझते हो? गुणज अंग्रेजी में कहते हैं इसे मल्टीपल। 16 के गुणज कौन कौन होंगे? 16 के पहाड़े कौन कौन आता? 16 के पहाड़े 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 64, 16 पंजे 80 और भी आएगा बहुत। 24 का पहाड़ा लिखो। 24 के गुणज क्या आएंगे? 24 के गुणज 24 आएगा, 48 आएगा और 75 आएगा और 8 दूनी। इस बार क्या लिख रहे हैं? गुणज। और एलसीएम का मतलब है लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन दोनों में, और क्या? अब बताओ सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन? दोनों 48, क्योंकि 48 इसमें भी है और इसमें भी है। इससे बड़ी तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सबसे छोटा कौन है? 48। बड़े तो बहुत होंगे, आप तो गिनती पहाड़े पढ़ते जाओ, मिलते जाएंगे आपको, लेकिन सबसे छोटा एक ही होगा। क्योंकि होता है गणित एक होता है आंसर, जहाँ बहुत सारे आंसर की संभावना है वहाँ गणित नहीं होता है। ठीक है, वो फिर हायर स्टडी में पहुँच जाओ। हाई स्कूल तक तो एक क्वेश्चन का एक ही आंसर मिलेगा, तो क्या जाता है 2 का समीकरण 2 मिल जाएगा, वो अलग मुद्दा हो जाएगा, उसको बाद में बताओ। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। और एलसीएम को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? लासा। ठीक, ये थी हमने जो कक्षा 5 में पढ़ी। यहाँ क्या पढ़ा हमने? भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं के गुणनखंड लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अब अगर हम कहें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके आप लासा या मासा याद कीजिए। चलो यहाँ कर लेते हैं ना। मान लो इसी सवाल को हमने 16 तथा 24 का मासा तथा क्या याद करना है? ज्ञात। साथ साथ ये वाली प्रमेय जो है लासा गुणा मासा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, इसको भी इसी में हम कर लेते हैं। चलो 24 के गुणनखंड बताओ पहले, कर लेते हैं। चलो 16 चलो 24 के बताओ। 16 के बताओ कितने आए? 2 की घात 4 का, तो यार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। और 24 के कितने आए? ठीक है, अब आपसे कह दिया क्या निकालना है आपको? मासा। मासा का क्या मतलब होता है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? कैसे निकलता है? कॉमन देख लो, राइट। कॉमन कौन है? कॉमन दोनों में 2। यहाँ कौन है? 2। अगला कौन है? कितना आ गया मासा? ये कौन सी विधि हुई? कौन सी विधि हुई? गुणनखंड। कौन सी विधि हुई? अब अगर मैं इसका प्रयोग करूं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, वो कैसे होगा? देखो, मेथड नंबर 3, ये तो मेथड नंबर 2 हो गया था। क्यों? ये कौन सा मेथड था? दूसरा। अब कौन सा मेथड चल रहा है? तीसरा। तो जरा 16 का गुणनखंड बताओ कितने होंगे? 2
घात 4। यहाँ पर घातों में चलती है बात, काय में चलती है? 24 के गुणनखंड बताओ। 2 की घात 3 गुणा 3। अब निकालेंगे हम पहले इसका मासा। मासा में देखो कॉमन कौन है, दोनों संख्याओं में, ये गुणनखंडों में जो संख्या आ रही है वो कॉमन कौन है? कॉमन, अरे दोनों, इसके गुणनखंड ये है, इसके गुणनखंड ये, दोनों में कॉमन कौन है? 2 की छोटी वाली घात उठा। कितनी छोटी घात? 2 की घात 3 होती है। आंसर सेम है। अब लासा निकालते हैं, जिसे हम एलसीएम कहते हैं। लासा में कॉमन देखो कौन है? अरे पहले 2 था तो बदल जाएगा क्या कॉमन? कितना है कॉमन? दोनों में कॉमन, मतलब दोनों संख्याओं को गुणनखंड में आ रहा है। कौन आ रहा है दोनों में? लेकिन जब लासा निकालते हैं तो छोटी घात नहीं लेते, कौन सी घात लेते हैं? और इसमें जो कॉमन नहीं होता है उसे भी ले लेते हैं। कौन बचा? 3 बचा। मान लो यहाँ पे इसकी गुणा में ये 48 होता, या मान लो इसकी गुणा में यहाँ पे 3 की घात 2 आ रहा होता और दोनों में 3 होता, कौन सी घात उठाते हो? छोटी घात या बड़ी घात? लासा में बड़ी, और मासा निकालते हैं जो कॉमन होता है उसकी छोटी घात, बाकी से कोई मतलब नहीं हो। लेकिन लासा में जो कॉमन है पहले उसकी बड़ी घात, और जो बचा कुचा है उसकी भी सबकी घातें उठा लो, और सबकी अगर कोई एक से ज्यादा बार आ रहा तो बड़ी घात। बात समझ में आ गई? फटाफट कर, पहले उतार लो फिर बता दें।